नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हमने सुना था कि राजलक्ष्मी यहाँ पर ओमकार के पापा को बता देती है कि जो सैंपल आपने मुझे डीएनए के दिए थे वो दोनों मैच करते हैं। इसका मतलब है कि जो वो दो सैंपल है वो दोनों एक बाप और बेटे के हैं। ये कहने के बाद अब राजलक्ष्मी अपना फोन कट कर देती है और साथ के साथ है अब इधर श्रवण गुलेरिया वो भी अब दोबारा से राजीव गुलेरिया को कॉल लगा देता है। जब वो देखता है कि हाँ रात ज्यादा हो गई है तभी उसकी पत्नी उसे वहीं पर रोक देती है, लेकिन अब तक राजीव गुलेरिया के पास रिंग हो चुकी थी और उस रिंगटोन की वजह से ही अब राजीव गुलेरिया भी बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि कौन है ये बेवकूफ इंसान जो इतनी रात को फोन कर रहा है। अपने बेड से उठकर राजीव गुलेरिया जब अपने फोन को देखता है तो राजीव के फोन पर यहाँ पर अंजलि का मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये मैसेज देखकर राजीव की नींद तो एकदम से गायब ही हो गई थी। वो अभी अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर अंजलि उससे क्यों मिलना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फिर से अपने उस खोए हुए बेटे के बारे में ही मुझसे पूछना चाहती हो, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पिछले कुछ दिनों में जो अंजलि के साथ जो मेरे आदमियों ने किया है कहीं उसे उसके बारे में कोई खबर हो गई हो। अपने इन्हीं ख्यालों को दिमाग से हटाते हुए अब राजीव गुलेरिया को इस वक्त सिर्फ श्रवण के ऊपर अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अब राजीव गुलेरिया ने श्रवण गुलेरिया को दोबारा से कॉल बैक किया। कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से राजीव की आवाज आती है तो इधर से अब श्रवण कहता है, हेलो भाई, कैसे हो आप? ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया ने कहा कि तुमने इस वक्त मेरा हालचाल पूछने के लिए तो फोन नहीं किया होगा। अरे कम से कम फोन मिलाने से पहले एक बार समय तो देख लिया करो। माना कि वहां पर देर नहीं हुई है लेकिन यहाँ तो रात हो चुकी है, इसलिए आगे से दोबारा मुझे कॉल करने से पहले एक बार समय जरूर देख लेना। और हाँ, अब सीधी बात पर आओ, क्योंकि अगर तुमने मुझे फोन किया है तो सिर्फ तुम मेरा हाल चाल तो नहीं पूछोगे, क्योंकि इतने अच्छे तो तुम नहीं है कि तुम मेरा हाल चाल लोगे, और वो भी इस वक्त। सीधे पॉइंट पर आओ। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी बात में दम नहीं हुआ ना और वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगी इतनी रात को तो समझ लेना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, क्योंकि एक तो तुमने इतनी रात को मुझे कॉल करके मेरी नींद खराब कर दी है और ऊपर से अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चलो अब अगर कोई भी बात है तो मुझे बताना, अगर उसका लॉजिक होगा तो ही मुझे बताना, अदरवाइज रहने ही दो। अब चलो बताओ क्यों फोन किया था तुमने मुझे। और एक बात याद रखना, अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज अगर तेरी तरफ से है लेकिन अगर वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा तो फिर ये याद रखना मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अब तेरी कॉल से ही इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है। अपने भाई की ये वार्निंग सुनकर अब श्रवण गुलेरिया कहते हैं, भाई सॉरी, वो क्या है ना कि खबर तो कुछ ऐसी है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही मुझे उस खबर के बारे में पता चला तो मेरा टाइम की तरफ ध्यान ही नहीं गया और मैंने जल्दबाजी में ही कॉल कर दिया, क्योंकि मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता था। मैं बहुत ही उतावला हो गया था, उसके लिए सॉरी। ये सुनते ही राजीव गुलेरिया कहता है, अगर तुम्हारी ये खुशखबरी मेरे काम की नहीं हुई ना तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, और ये बात तुम भूलना मत, क्योंकि अब तुम्हारा बहुत हो चुका है। ये सुनते ही अब श्रवण गुलेरिया एक पल के लिए तो घबरा जाते हैं कि उसका भाई तो उसी से ही गुस्सा हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि उसके गुस्से की वजह से उसे उसका वो 5% शेयर ही ना मिले। इसलिए वो थोड़ा सा नरम व्यवहार से बात करते हुए कहता है कि भाई वो जो रिपोर्ट आपने 2 लोगों की दी थी ना वो दोनों ही आपस में बाप और बेटे हैं। मैंने वहाँ पर राजलक्ष्मी से अब कंफर्म कर लिया है। कुछ समय पहले ही राजलक्ष्मी से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया है कि जो दोनों ही सैंपल आपकी तरफ से भेजे गए थे उन दोनों में ही बाप बेटे का रिश्ता है, ये ना कि एक चाचा और बेटे का। ये सुनते ही अब राजीव अपनी बेड से उठकर कहता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या इस बात का? क्योंकि जैसे ही श्रवण गुलेरिया ने राजीव गुलेरिया से ये बात कही तो उसको श्रवण की बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं
नहीं हो रहा था कि आकाश गुलेरिया उसका बेटा हो सकता है। इसलिए इस बात की पुष्टि के लिए वो अब श्रवण गुलेरिया से प्रूफ मांगता है कि क्या सच में तुम्हारे पास ऐसा प्रूफ है जिससे तुम ये साबित कर सकते हो। गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब श्रवण गुलेरिया कहता है कि हाँ भाई, प्रूफ तो है और वो मैं अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मैं कुछ ही देर में आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि मैंने राजलक्ष्मी से मैंने भी यही कहा था। लेकिन हाँ वो क्या ना है ना कि उसने अभी मुझे सेंड नहीं किया है। लेकिन भाई वो आपने कहा था कि अगर मैं आपका ये काम कर दूंगा तो आप अपने 5% शेयर को मेरे नाम कर देंगे। श्रवण गुलेरिया तो बस यहाँ पर अपने उस 5% शेयर के ही लालच में उसे इतना पेशेंस नहीं हो रहा था, इसलिए अब उससे रुका नहीं गया और उसने सीधे ही अब राजीव गुलेरिया को ये बात कह दी। अपने भाई श्रवण की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि कल सुबह होने से पहले ही मैं ये काम कर दूंगा अगर तुम्हारी बात में दम निकला तो, लेकिन उससे पहले मुझे वो प्रूफ मिलना चाहिए। वो प्रूफ मिलने के बाद ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। अपने भाई की ये बात सुनकर अब श्रवण गुलेरिया कहते हैं ठीक है भाई, जैसे ही मेरे पास वो प्रूफ आता है तो मैं आपको तभी के तभी सेंड कर देता हूँ। और फिर वो अब उन्हें गुड नाइट बोलकर इधर से फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। फोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद श्रवण गुलेरिया बस अब यहाँ पर इंतजार कर रहा था तो राजलक्ष्मी द्वारा भेजे गए उस प्रूफ का, क्योंकि जब तक राजलक्ष्मी उसे वो प्रूफ सेंड नहीं कर देती कि वो एक बाप बेटे हैं तब तक वो उसे राजीव गुलेरिया को नहीं सेंड कर सकता था। और सच बताएं तो श्रवण गुलेरिया और उसकी पत्नी दोनों से ही अब इंतजार नहीं हो रहा था। वो बस यही इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें वो प्रूफ मिले और वो राजीव को भेज दें, ताकि जल्द से जल्द उन्हें राजीव का 5% का शेयर मिल जाए, क्योंकि वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे सच में उनके ऊपर पता नहीं कितनी ही मुसीबतें आई हुई हैं अगर उन्हें ये 5% शेयर नहीं मिला तो। श्रवण गुलेरिया इधर से उधर अब अपने कमरे में चक्कर ही लगा रहे थे, तभी अचानक से श्रवण गुलेरिया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। श्रवण गुलेरिया इसी उम्मीद से कि शायद राजलक्ष्मी ने उसे वो प्रूफ भेज दिया होगा, वो जल्दी से अब अपने फोन को चेक करते हैं, क्योंकि जब वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे तो फोन उनके हाथ में ही था। इसलिए वो जल्दी से उस नोटिफिकेशन को खोल कर देखते हैं तो राजलक्ष्मी ने सच में उन्हें वो रिपोर्ट भेजी हुई थी जो उसने डीएनए टेस्ट किया था, और उसमें सीधा सीधा ये प्रूफ दिखाया जा रहा था कि जिन दो लोगों का ये डीएनए है वो उन दोनों में एक फादर और सन का रिलेशन है। वो डीएनए रिपोर्ट 99.9% मैच हो रही थी। जैसे ही अब यहाँ पर श्रवण गुलेरिया के पास वो प्रूफ आता है तो वो अब जल्दी से उसे बिना कोई सेकंड वेस्ट किए राजीव गुलेरिया को फॉरवर्ड कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ अब तक गुलेरिया हाउस में राजलक्ष्मी भी अब तक पूरी तरह से रेडी होकर जाने ही वाली थी कि उसके फोन पर अब एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि क्या काम हो गया है। जैसे ही राजलक्ष्मी ने अब इस मैसेज को देखा तो उसने रिप्लाई में लिखा कि हाँ मैंने आपका काम कर दिया है। देखिए, एक आप ही हैं जिसके आगे मैं अपनी बॉस की भी बात को ना मानकर आपका काम कर सकती हूँ। अगर उन्हें कुछ भी पता चला ना तो वो मुझसे बहुत ही नाराज होंगी और मुझे नहीं पता उनका कैसा रिएक्शन होगा। मिस्टर मारवा प्लीज संभाल लीजिएगा। ये मैसेज टाइप करते हुए ही राजलक्ष्मी अब अपने रूम से बाहर निकल जाती है। राजलक्ष्मी के चेहरे पर यहाँ पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि राजलक्ष्मी ने ना चाहते हुए भी अब वो रिपोर्ट तो सेंड कर दी थी और उसे पता भी था कि अब उसकी अनिका मैडम का रिएक्शन भी कैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में रोहित के रूम में उसके पास बैठे हुए बूढ़े किंग अपने हाथ में ही रोहित का फोन लिए हुए एक गहरी सोच में ही थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहे थे। अपनी सोच से ही अब बाहर आकर अब किंग रोहित के सिर पर अपने हाथ को फेरते हुए कहते हैं, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ रोहित। तुम्हारी माँ की ये हालत अब मुझसे देखी नहीं जा रही है। मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता कि तुम्हारी माँ की हालत कैसी है। भले ही तुम्हारी माँ को संभालने के लिए वहाँ पर स्वाति के पैलेस में सभी हैं, लेकिन जब तक उसे तुम्हारी सही सलामती की खबर नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हारी माँ को नहीं देख सकता। मैं बस अब इंतजार कर सकता हूँ कि तुम कब जल्दी से ठीक होगे और तुम अपनी माँ के पास जाओगे, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी माँ तुम्हें देखेगी शायद वो तभी ही ठीक हो सकती है।
रोहित के हाथ को अब पकड़कर अब किंग आगे कहता है कि मेरे बच्चे, मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ। तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुम्हारे नाना तुमसे भाग रहे हैं, तुमसे छिप रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुमसे ना तो भाग रहा हूँ और ना ही मैं तुमसे छिप रहा हूँ। अरे मैं तो बस तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकूं, अभी इतनी हिम्मत नहीं है मुझसे, क्योंकि मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि जिस दिन भी तुम्हें मेरे होने का पता चलेगा, जिस दिन भी तुम मेरे सामने होगे, तो उस समय तुम्हारे न जाने कितने ही ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब पता नहीं मैं उस समय दे भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अभी मैं इतनी हिम्मत बटोर ही नहीं पाया हूं कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकूं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे खून हो, तुम्हें अपने नाना का सच जानना है तो उसके लिए तुम्हें मुझसे नहीं, तुम्हें इतिहास में जाना होगा, जिससे तुम्हें अपने नाना के बारे में भी पता चलेगा और तुम्हें इन सारे ही सवालों के जवाब भी खुद ही ढूंढने होंगे कि तुम्हारे नाना कौन थे, क्योंकि हो ना हो अगर मैं तुम्हें कहूँगा तो शायद तुम मेरे ऊपर भरोसा न कर पाओ। इसलिए इसके लिए तुम्हें राजमहल की हिस्ट्री को भी जानना होगा, क्योंकि वहीं से ही तुम्हें पता चलेगा कि आखिर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की सच्चाई क्या है। जिस सच्चाई को सभी लोग जानते हैं, क्या उसकी सच्चाई वो है या उससे परे है। और ये राज तुम्हें मनाली में मिलेगा, क्योंकि वो किताब मनाली के उस लाइब्रेरी में ही है जो कि 100 साल पुरानी है। तुम्हें और अनिका को अभी बहुत आगे जाना है और मुझे खेद है कि तुम्हारे इसमें मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जिस सवाल का जवाब स्वाति मल्होत्रा भी नहीं ढूंढ पाई थी, अब उसे तुम दोनों को मिलकर ढूंढना होगा। और मेरे बच्चा, मुझे उम्मीद है कि भले ही मैं अनिका से कितना भी नाराज होने की कोशिश क्यों ना करूं, लेकिन वो सब एक दिखावट है। कहीं ना कहीं ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम और अनिका, तुम दोनों ही मिलकर जब अपने एक साथ काम करोगे तो तुम उसे जरूर ढूंढ लोगे। तुम्हारी और अनिका की कहानी मनाली से ही शुरू हुई थी ना, तो तुम दोनों के कुछ सवालों के जवाब भी तुम्हें मनाली में ही मिलेंगे और कहीं भी नहीं। रोहित, तुम चिंता मत करना, मैं आकाश को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो क्या है ना कि अगर सालों पुराने शेर को गुफा से बाहर लाना है तो मुझे उसके पसंद के शिकार को उसके सामने रखना ही होगा। तुम्हारा आकाश गुलेरिया के साथ क्या रिश्ता है और अनिका का भी क्या रिश्ता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और तुम्हारी जितनी अच्छी बॉन्डिंग आकाश गुलेरिया से है, उससे भी मैं कोई अनजान नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उसके लिए मुझे माफ करना, मुझे बस एज ए मोहरा वो सब करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आकाश गुलेरिया को कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये तो बस मैंने एक चांस लिया है, देखते हैं कि वो सामने आता भी है या नहीं, क्योंकि अब मुझे उसे उसकी गुफा से निकालना ही होगा। ऐसा अब तक कब तक चलता रहेगा, क्योंकि कितने सालों की ही ये लड़ाई हो चुकी है और अब तो शायद इस लड़ाई का अंत करना ही होगा। कुछ देर तक रोहित के साथ अपना ऐसे ही वक्त बिताने के बाद आज किंग ने यहाँ पर उसके मन में जितनी भी उथल पुथल मची हुई थी, जितनी ही बातें वो यहाँ पर रोहित से कहना चाहता था, वो आज यहाँ पर बंद आंखों में लेटे हुए इस रोहित को सब कुछ कह रहा था। हालांकि रोहित अभी भी अपनी उसी अवस्था में ही था, लेकिन किंग के दिल में जितने भी बातें आ रही थी, जितनी भी उसकी इमोशंस थी, उसने अभी यहाँ पर रोहित के सामने सब कुछ रख दिया था। किंग अब इतना कहने के बाद अब किंग को अपना दिल थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि न जाने कितने ही सालों से उसने सारी ही बातें अपने अंदर दफन की हुई थी। किंग अब रोहित के रूम से बाहर आ जाते हैं और तब वो देखते हैं कि सामने वो स्टैचू वहां खड़ी है, जिसके हाथ में अभी वो लेप का बाउल है। किंग अब उस स्टैचू को देखकर अब उस स्टैचू से कहते हैं कि ध्यान रखना, इसका वैसे तो मुझे लग रहा है कि इसकी रिकवरी अब बहुत ही फास्ट हो रही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम्हें इसका हमेशा ध्यान रखना है। हमें 2 दिन में ही तुम्हारे युवराज को फिर से स्वाति मल्होत्रा के पास छोड़ना होगा, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि रोहित की रिकवरी इतनी तेज हो रही है कि उसे 2 दिन के बाद कभी भी होश आ सकता है। इसलिए 2 दिन में ही हमें उसे स्वाति मल्होत्रा के किला में गुफा में भेजना होगा, नहीं तो तुम्हारे युवराज की आंखें अगर यहाँ पर खुली तो शायद उसे सब कुछ पता चल जाएगा, और जो मैं नहीं चाहता कि उसे अभी पता चले। किंग की ये बात सुनकर अब वो स्टैचू भी कहती है कि किंग नेक्स्ट वीक कॉलेज का फाउंडेशन डे है, क्या हमारे युवराज तब तक ठीक हो जाएंगे उस फाउंडेशन डे तक? स्टैचू की ये बात सुनकर अब किंग कहते हैं, हाँ भी है और ना भी, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। मैं बस ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जिस तरह से रोहित
रोहित की बॉडी रिकवर जल्दी से कर रही है तो हो सकता है कि उस दिन तक वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाएं। ये सुनते ही अब स्टैचू कहती है कि किंग आप युवराज को सब कुछ बता क्यों नहीं देते हैं। आपके दिल में भी न जाने कितने ही राज हैं। आप एक बार उन्हें हमारे युवराज के सामने खोल कर तो देखिए, क्योंकि मुझे लगता है हमारे युवराज आपको जरूर समझेंगे और आप उन्हें मिल क्यों नहीं लेते हैं। कब तक आप दोनों ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि युवराज की भी जिद है आपको ढूंढने की और आप भी हैं कि आप भी उसके सामने ही नहीं आना चाहते। आखिर कब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अगर रोहित को भी, अगर युवराज को भी यहाँ पर सब कुछ पता होगा तो शायद वो भी अपने दुश्मनों से ज्यादा सावधान रहेगा जैसे इस बार हुआ है। अगर युवराज को पहले से ही उस औरत के बारे में पता होता कि वो ऐसी है या वो उसके साथ इतनी चालाकी करने वाली है तो शायद आज युवराज का ये हाल नहीं होता। स्टैचू की ये बात सुनकर अब किंग कहते हैं, हाँ मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज आई फेल एज ए फादर, एज ए ग्रैंड फादर टू। मैं कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ और ना ही मैं कभी भगवान बन सकता हूँ। हाँ, मैं अपने जीवन में एक पिता और एक नाना के रूप में फेल जरूर हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ तो हार जीत तो चलती ही रहती है। भले ही दुनिया किंग के बारे में कुछ भी क्यों न कहती हो, लेकिन मैं भी हूँ तो एक साधारण सा इंसान ही। अपनी बेटी के नसीब में लिखे हुए दुख को दूर नहीं कर पाया मैं, और वहीं पर ही मेरी सबसे बड़ी हार थी। अरे मेरे पास इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद भी मेरी बेटी के नसीब में जो दुख थे वो मैं 1% भी कम नहीं कर पाया। मैंने हमेशा से उसे तड़पते हुए देखा है, और यहाँ तक कि उसके बेटे रोहित की जिंदगी को तो दुश्मनों के बीच में ही रह गई थी। अरे मैं ना अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर पाया, ना मैं रोहित को अपनी बात को कहते हुए अब किंग उस स्टैचू को अंदर जाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि सच में आज किंग बहुत ही इमोशनल हो गए थे। इससे पहले उनकी आंखें और भी ज्यादा नम होती, उससे पहले ही अब वो स्टैचू को अंदर जाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि किंग अब और ज्यादा कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। जो तूफान उन्होंने इतने सालों से अपने जहन में दबाया हुआ था वो उसे अभी वहीं पर ही दफन करना चाहते थे, क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं आया। जब सही समय आएगा तब सारे ही काम हो जाएंगे, इसलिए वो अब सारी ही सिचुएशन को समय पर छोड़ देते हैं। किंग अब एलिवेटर की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देते हैं। वहां दूसरी तरफ अब तक रोहित के पैलेस में अब तक अंजलि मामी सो गई थी। उन्हें इस तरह से सोता हुआ देखकर अब कवि नालिशा ने आकाश गुलेरिया से इशारे में पूछा कि क्या काम हो गया है। कवि नालिशा के इशारे को समझकर अब आकाश भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, और वो फिर दोनों ही अंजलि मामी के रूम से जल्दी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अब अंजलि मामी की नींद खुल गई तो हो सकता है उन्हें उन पर संदेह हो जाए। इससे पहले कि मयूर गुलेरिया दोनों से ही वहां पर कुछ पूछता, दोनों ने ही उसे कुछ भी बोलने से वहां पर मना कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर किसी के भी बोलने की आवाज से अंजलि मामी अपनी आंखें खोल ले। क्योंकि जब कवि नालिशा उन्हें अपने बचपन की और न जाने कौन कौन सी बातें बता रही थी तो अंजलि मामी को भी उसकी बातों में इतना इंटरेस्ट आ रहा था कि कब उनकी आंख लग गई उन्हें भी पता ही नहीं चला। इसलिए फिर वो तीनों अब चुपचाप बिना आवाज किए ही अब आकाश गुलेरिया के रूम की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो तीनों वहां पर जाने लगे तभी उन तीनों के ही कानों में अब करण गुलेरिया की आवाज आती है। करण गुलेरिया पीछे से जो कह रहे थे कि क्या कर रहे हो तुम तीनों, अब तक सोए क्यों नहीं हो। करण गुलेरिया की आवाज सुनते ही अब तीनों ही एकदम से ही चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि करण गुलेरिया यहाँ पर उनके पीछे ही होंगे। एक पल के लिए तो वो घबरा जाते हैं कि करण गुलेरिया को कहीं उनके ऊपर शक तो नहीं हो गया, कहीं वो कुछ ऐसा वैसा ना पूछ ले जिससे वो लोग यहाँ पर फंस ना जाएं। यहाँ आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया के तो पसीने ही छूट गए थे करण गुलेरिया की आवाज से। तीनों एक दूसरे की तरफ अब हैरानी से देखते हैं कि वो तीनों ही अब करण गुलेरिया की तरफ अब वो अचानक से मुड़ जाते हैं, और फिर वो उसकी तरफ मुड़कर कहते हैं, हम तो बस सोने ही जा रहे थे। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया को उनके चेहरे पर साफ साफ झूठ दिखाई दे रहा था कि ये तीनों ही झूठ बोल रहे हैं, जरूर इनके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है।
उन्हें ऐसे देखकर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि पापा वो हम तब अपने हम तो बस अपने विलेज प्रोजेक्ट को ही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जब हम वहाँ पर करने के गए थे तो वहाँ पर तो वो सब हो गया था, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर पाए थे। और साथ ही ये कि हमें सिक्योरिटी का भी अब पूरा ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि जैसा अब की बार उस विलेज में हुआ ऐसा अगर दोबारा होगा तो वो बार बार हमें कौन ही बचाएगा, इसलिए अब की बार हमें अपनी सिक्योरिटी को और भी बढ़ाना होगा। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं डिस्कशन अगर अब पूरा हो गया है या नहीं, और अगर डिस्कशन पूरा हो गया है और भी कुछ बचा है तो उसको अभी आज के लिए बचा ही रहने दो, उसको फिर किसी और दिन करना, क्योंकि अब रात ज़्यादा हो चुकी है। ये सुनते ही अब आकाश से कहता है बस पापा थोड़ा सा बचा हुआ है, बस हम आज ही ख़त्म कर देते हैं ना, क्या हम जाएं? इतना कहने के बाद, क्योंकि अब आकाश यहाँ से जल्द करण गुलेरिया के सामने से जाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उसके मुंह से कुछ भी ऐसा निकल जाए कि करण गुलेरिया को, उसके पापा को उस पर और भी शक हो जाए। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। ये देखकर अब तीनों ही अब उन्हें गुड नाइट बोलकर अब वहां से आकाश गुलेरिया के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। वो तीनों तो अब आकाश के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी जगह पर खड़े हुए करण गुलेरिया अभी भी यही सोच रहे थे कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विलेज प्रोजेक्ट की आड़ में ये तीनों कोई और ही मिशन को करने में लगे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं मुझे इन तीनों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। ये तीनों पक्का जरूर कुछ न कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं और जो ये मुझसे छुपा रहे हैं, इसलिए मुझे इन तीनों के ऊपर ही नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ये किसी और ही मिशन में तो ना लगे हुए हों। मुझे ये पता होना चाहिए कि आखिर इन सब के बीच में चल क्या रहा है। अपने इन्हीं ख्यालों से अब बाहर आते हुए करण गुलेरिया अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक आकाश के कमरे में वो तीनों अब तक पहुंच जाते हैं। कमरे में पहुंचने के बाद अब मयूर वहां पर कहता है क्या अब कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है, यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि मैं तब से पूछ रहा हूँ, तुम लोग अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। अरे मैं तब से तुम्हें पूछ रहा हूँ क्या बात है, लेकिन मुझे कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे आकाश की तो ये आंखें ही ऐसे मेरे ऊपर ऐसे आके जम जाती है ना कि इसकी आंखों के डर से मुझे इसके हर अच्छे बुरे हर काम को मानना पड़ता है। मयूर की ये बात सुनकर अब कविनालिशा कहती है कि ये बातें बाद में करना, पहले मुझे ये बताइए मिस्टर आकाश कि आपने अंजलि मल्होत्रा के नंबर से किसे मैसेज भेजा है। कविनालिशा की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि वो तो फिलहाल मुझे भी नहीं पता है कि मैंने किसे मैसेज भेजा है। एक्चुअली उनके फ़ोन में 2 सिम थी, एक तो वो नंबर था जिसे वो रेगुलरली सभी से बात करती है, लेकिन एक दूसरा नंबर था जिसमें वो रैंडमली किसी आरजी से बात करती है। ये सुनते ही अब मयूर और कविन दोनों ही एक साथ में ही अब कहते हैं हु इज आरजी नाउ। ये सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है ये तो इस वक्त मुझे भी नहीं पता है कि ये आरजी कौन है, क्योंकि जब मैंने उनका फ़ोन चेक किया तो उसमें सिर्फ आरजी के नाम से ही नंबर सेव था। वो तो कल जाकर ही अब हमें पता चलेगा कि ये आरजी कौन है। ये कहते हुए ही अब आकाश अब कविनालिशा से कहता है कि आपको मेरा अब एक और काम और करना पड़ेगा। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब कविनालिशा भी उसे घूर घूर कर देखती है, और कुछ देर घूरने के बाद अब वो कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे साफ साफ बताइए। अब कविनालिशा के सवाल पर अब आकाश गुलेरिया कहता है क्योंकि मैंने उस आरजी को एक मैसेज ड्रॉप किया था, इसलिए अब तुम्हें एक काम करना है कि आप कल मिसेज अंजलि मल्होत्रा को अपने साथ लेकर रॉयल से पाम रेस्टोरेंट में पहुंच जाइएगा, और आप दोनों के पीछे पीछे ही मैं और मयूर भी रहेंगे। आकाश की ये बात सुनकर अब मयूर कहता है क्या हम अपने इस प्लान में अनिका को भी शामिल कर लें, क्योंकि अगर अनिका हमारे साथ होगी तो शायद कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। यार वो क्या है ना कि बहुत टाइम हो गया है, हम भाई बहन इस तरह से बाहर एंजॉय करने भी नहीं गए हैं।
अगर हम किसी रेस्टोरेंट में ही जा रहे हैं तो हम अनिका को भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि मेरे से भी अनिका, पता नहीं अनिका हमें कुछ बता नहीं रही है, लेकिन हाँ मुझे उसके ऊपर बड़ा ही तरस आ रहा है। अगर वो हमारे साथ जाएगी तो शायद वो अब कुछ फ्रेश सा भी फील करेगी और शायद वो अपने मन को भी हल्का कर सके। मयूर की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि ठीक है, मैं कल सुबह अनिका को इसके बारे में बता दूंगा अगर वो चलना चाहेगी तो, क्योंकि हम उसे ज्यादा फोर्स भी तो नहीं दे सकते ना इन सब चीजों में। ये सुनते ही अब कविनालिशा कहती है कि ध्यान रहे कि हम आपके साथ रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ये बात बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है ना कि अगर रिया को पता चल गया तो वो लतिका को भी बता देगी और फिर हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं आपके साथ जा रही हूँ तो ये बात किस बच्चों तक ना पहुँचे। कविनालिशा ने यहाँ पर अपनी मुश्किल पहले से ही आकाश गुलेरिया को बता दी थी, इसलिए कविनालिशा की ये बात सुनते ही अब मयूर गुलेरिया कहता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं, अगर बच्चों को पता चल गया तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे और मैं अपने बच्चों को खुद से नाराज होता हुआ नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो भी कहेंगे कि बस हम तीनों ही उस रेस्टोरेंट में चले गए हैं, हम चारों ही रेस्टोरेंट में चले गए हैं लेकिन हम उन्हें नहीं लेके गए। ये सुनते ही अब आकाश गुलेरिया ने भी कहा कि ओके फाइन, हम ध्यान रखेंगे इस चीज का कि इस बात के बारे में बस अनिका के अलावा और किसी को भी कुछ भी पता न चले। मेरे ख्याल से अभी रात ज्यादा हो गई है, इसलिए इस वक्त हमें सोने के लिए जाना चाहिए, इससे पहले कि पापा दोबारा से हमारे दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाएं। ये सुनते ही अब कविनालिशा और मयूर गुलेरिया दोनों ही अब हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर वो दोनों ही जल्दी से आकाश गुलेरिया के रूम से बाहर निकल जाते हैं। अब आकाश गुलेरिया के रूम से बाहर निकलने के बाद अब वो दोनों भी अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा की गुफा में अनिका भी स्वाति मल्होत्रा से कहती है, माँ उसके बाद क्या हुआ था, उसके आगे की बात बताइए। अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि उसके बाद रोहित ने अपनी गाड़ी को उस डायरेक्शन में ही ले लिया था जो लोकेशन दमयंती देवी ने उसे सेंड की थी, क्योंकि रोहित को शीला के ऊपर बड़ा ही तरस आ रहा था और रोहित ने सोचा कि दमयंती देवी ने शीला को किडनैप किया हुआ है, इसलिए वो शीला को बचाने के लिए उसकी भेजी हुई उसी लोकेशन पर चला जाता है, क्योंकि दमयंती ने उसे बहुत कम समय दिया था। रोहित तेजी से अब अपनी गाड़ी को चला रहा था तो यहाँ पर वो गरुड़ भी अब उनके पीछे ही जा रहा था, क्योंकि वो मेरे ही दिशा निर्देश का पालन कर रहा था। कुछ देर के सफर के बाद रोहित अपनी गाड़ी को उस लोकेशन पर ले आया था जो लोकेशन दमयंती देवी ने उसे भेजी थी। अब गाड़ी से बाहर निकलकर जब रोहित ने उस लोकेशन की तरफ देखा तो ये एक केमिकल की फैक्ट्री थी। अब तक चिराग और अब्दुल भी रोहित के बगल में ही खड़े होकर अब वो चारों तरफ देखने लगे थे, क्योंकि वो यहाँ पर पहले रोहित की सेफ्टी को इंश्योर करना चाहते थे और इसलिए वो चारों तरफ देखते हैं। तो उस लोकेशन को भलीभांति देखने के बाद यहाँ पर अब उस गरुड़ ने भी आसमान में एक लंबी उड़ान भरी। वो जल्द से जल्द स्वाति मल्होत्रा तक पहुँचना चाहता था, मतलब कि वो मेरे तक पहुँचना चाहता था, वो मुझे सारी ही इंफॉर्मेशन देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रोहित ने रेखा मौसी से अब गाड़ी में ही बैठने के लिए कहा, क्योंकि वो उसे वहां पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो यहाँ पर शीला को बचाने के लिए आया था, तो इसलिए यहाँ पर रेखा मूर्ति को भी खतरा हो सकता था। इसलिए उसने रेखा मौसी को कहा कि मौसी आप यहाँ पर इस गाड़ी में ही बैठना, कुछ भी हो जाए आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगी। कुछ ही देर में अब उनके सामने वहीं पर दमयंती की कुछ स्त्री सिपाहियां उनके सामने आ गई थी। यहाँ चिराग और अब्दुल दोनों ने ही अब अपनी पोजीशन ले ली थी उनसे फाइट करने के लिए। कुछ ही देर में अब उनके बीच में एक फाइट शुरू हो गई थी। यहाँ रोहित मारवा अब दमयंती को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि यहाँ पर अभी तक बस उसकी स्त्री सिपाहियां ही आई थी। दमयंती देवी उसे यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वहां फैक्ट्री के अंदर शीला ने अभी दमयंती से कहा, तुमने वो इंजेक्शन ले लिया है जो मैंने तुम्हें लेने के लिए कहा था, क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो जो प्लानिंग मैंने की थी। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती भी कहती है, हाँ ले लिया है और मैं तुम्हें भी इंजेक्ट कर देती हूँ। ये कहते हुए ही अब दमयंती अपने हाथ में के इंजेक्शन उठाती है और वो उसे शीला को जल्दी से इंजेक्ट कर देती है।
क्योंकि अब तक उन्हें भी संदेशा मिल गया था कि रोहित अब तक उनकी भेजी हुई लोकेशन के बाहर ही खड़ा है। कुछ ही देर के बाद अब दमयंती कहती है कि अब मैं इस केमिकल को रिलीज कर रही हूँ। इससे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ तुम्हें अपनी एक्टिंग जारी रखनी है, क्योंकि जो इंजेक्शन मैंने तुम्हें दिया है वो एक एंटीडोट है, इसलिए इस केमिकल का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन हाँ ये मत भूलना कि अपनी एक्टिंग को तुम कंटिन्यू रखोगी। वहीं दूसरी तरफ अब तक गरुड़ भी स्वाति मल्होत्रा की गुफा में पहुंच गया था, जहां पर स्वाति मल्होत्रा कुछ सोच रही थी कि तभी वो गरुड़ को देखती है, जिससे गरुड़ अब स्वाति को सारी ही बातें बता देता है कि कैसे कैसे रोहित मारवा एक केमिकल की फैक्ट्री के बाहर पहुंच चुका है। गरुड़ की सारी ही बातें सुनकर अब स्वाति गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियों को भींच लेती है, क्योंकि अब स्वाति मल्होत्रा को गरुड़ का ये मैसेज मिलते ही बहुत ही गुस्सा आता है। अब वो अपने मुट्ठियों को बीचने लगती है कि अगर अब वो वहां पर दुश्मन उसके सामने होता तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देती।